हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस बहुत ही शानदार से जनरल इंजीनियरिंग के महातांडव की लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम फॉर दी एमपीपीएससी प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 एंड द असिस्टेंट डायरेक्टर वैकेंसी, जहां पर हम इस पूरे के पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चंस ना कि सिर्फ प्रैक्टिस हो रहे हैं, ना कि सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर बताए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम क्वेश्चंस के इर्द गिर्द जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए इस टाइम तक, और साथ ही साथ हमें कितनी और चीजें एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए उस क्वेश्चन के आसपास, हम वो सारी चीजों पर डिस्कस करते चले जाएंगे। मतलब ये जो सेशन है, ये सेशन में आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होंगे, आपको अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन का आइडिया भी लगेगा, और साथ में आपका रिवीजन भी कराते चले जाएंगे। दिस इज हाउ बेसिकली दिस कंप्लीट तांडव सीरीज इज बीइंग डिजाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पार्ट। हम सिविल में स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिक, जो कि हमारे पास पोर्शन मेंशन्ड है दी प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट ऑन दी बिल्डिंग मटेरियल्स, जिसमें कि ब्रिक, सीमेंट और हमारे पास एग्रीगेट के ऊपर बात लिखी हुई है। तो जहां पर हम अभी ब्रिक के ऊपर बात कर रहे हैं, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द किंग क्लोजर्स आर रिलेटेड टू। तो ये क्या मतलब होता है, किंग क्लोजर्स का मतलब क्या होता है, यही हमसे बहुत बेसिक सा सवाल पूछ लिया है। तो इसको बताने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जब भी हमारे पास कोई ब्रिक होती है, तो ब्रिक तो पूरी होती है, एक स्टैंडर्ड साइज की होती है, लेकिन ब्रिक का जब हमारे पास कहीं पर रिक्वायरमेंट होता है पोर्शन, तो जो पोर्शन ऑफ ब्रिक होता है, वो पोर्शन ऑफ ब्रिक दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, जो कि मुख्य तौर पे बनाए जाते हैं। पोर्शन का मतलब कहीं कहीं पर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े लग जाते हैं, कहीं पर हमें उनकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो वहीं पर बात करते हैं पोर्शन के अंदर, एक कहलाता है क्लोजर और एक कहलाता है बैट। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। वहीं पर क्लोजर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्लोजर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लोजर का मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। जब भी ब्रिक को आप लॉन्गिट्यूडनली कट करोगे, जैसे कि ये ब्रिक की साइज है, मतलब ये लंबाई है ब्रिक की, तो लॉन्गिट्यूडनली अगर बीच में से कट करते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास क्लोजर। तो एक कहलाता है क्वीन क्लोजर, वन इज रेफर्ड एज क्वीन क्लोजर कहलाता है। वहीं पर एक किंग क्लोजर कहलाता है, वहीं पर एक मिटर्ड क्लोजर कहलाता है, मिटर्ड क्लोजर कहलाता है, और एक कहलाता है बेवेल्ड क्लोजर, एक कहलाता है बेवेल्ड क्लोजर। तो ये सबका अपना अपना एक डिफरेंस है। जब भी आपने क्वीन क्लोजर को एकदम, मतलब अगर आपने ब्रिक को अगर लंबाई में अगर आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया, आधा कर दिया बीच में से, तो कैसे उसे कहेंगे किंग क्लोजर, सॉरी क्वीन क्लोजर। अगर किंग क्लोजर की बात चल रही है तो आपने लंबाई को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा लंबाई को स्लांट कर दिया, मतलब जो जो हमारे पास विड्थ थे उसको भी आधा कट कर दिया, लेंथ है उसको भी आधा कट कर दिया, जो स्लांटिंग में कट गया है वो उसी को कहते हैं क्या, हमारे पास किंग क्लोजर। बेवेल क्लोजर के अंदर अगर हमारे पास ये ब्रिक के डायमेंशन है, तो इस ब्रिक के डायमेंशन में अगर ये विड्थ है हमारी ब्रिक की, तो आधी विड्थ को काटा, आधी विड्थ को काटा और लंबाई पूरी कट कर दी, तो ऐसे में हमारे पास अब जो शेप बचता है उसे कहते हैं बेवेल्ड क्लोजर। और मिटेड क्लोजर में किसी एंगल पर अगर हम मीटरिंग करते हैं तो उसे कहते हैं मिटेड क्लोजर। ये सब के सब नाम किससे हैं, किसी ब्रिक से रिलेट करते हैं। कि जब भी ब्रिक की हम मैसनरी बनाते हैं, ब्रिक की दीवार बनाते हैं, तो कभी कभी ब्रिक के टुकड़े के इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। वहीं पर बात आती है, अगर आप किसी ईंट को, अगर आप किसी ईंट को उसके लेटरल डायरेक्शन से काटते हो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन से काटते हो, ये लंबाई है ब्रिक की, बीच में से काटते हो तो उसे कहते हैं बैट। तो बैट हमारे पास होता है हाफ बैट। अगर ब्रिक को आधा कर दिया तो उसे कहते हैं हाफ बैट। अगर ब्रिक को हमने 3/4 में कट कर दिया, मतलब टोटल मिलाकर 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े नहीं किए, 4 हिस्सों में से एक टुकड़ा हटा दिया, तो बनता है 3/4 बैट। अगर ईंट में से हमने एक टुकड़ा हमारे पास जो है वो सिर्फ रखा, 3 टुकड़े काट के अलग रख दिए, तो वो कहलाता है हमारे पास क्वार्टर बैट। वन इज रेफर्ड एज क्वार्टर बैट। और एक कहलाता है हमारे पास बेवेल्ड बैट। जैसा कि यहाँ पे बेल्ट क्लोजर है, वैसा यहाँ पर बनता है बेवेल्ड बैट। तो ध्यान रखना, डोर्स और विंडोज से इसका कोई लेना देना नहीं है किंग क्लोजर का। किंग पोस्ट ट्रस और क्वीन पोस्ट ट्रस ये दोनों ही हमारे पास कोई मतलब के नहीं है, क्योंकि ये हम जो है वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे पास रूफ होता है उसके बारे में वहां पर जो है वो हम ट्रसेस में देखते हैं इसको। वहीं पर इफ यू टॉक अबाउट ब्रिक मैसनरी, तो हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिक मैसनरी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। हमारे क्ले ब्रिक जो है वो हमारे किससे मिलके बनती है,
तो पहले तो समझो कि जो आपके पास क्ले ब्रिक जो मेड होती है अर्थ से, मतलब जो मिट्टी से, उसे जो है वो ब्रिक अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? ब्रिक अर्थ कहा जाता है। और ब्रिक अर्थ में अगर हम बात करें तो हमें ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है उस मिट्टी में प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, तो हमने पढ़ा भी है ये, सलीम हमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सलीम। एस रेफर्स टू व्हाट? सिलिका। एस रेफर्स टू सिलिका होना चाहिए लगभग लगभग हमारे पास 50 से 60%। क्या यहां पर लिखा हुआ है? अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, तो लगभग लगभग ये हमारे पास 50 से 60% तक होना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट दी ए रेफर्स टू एल्यूमिना, तो एल्यूमिना हमारे ब्रिक में लगभग लगभग 20 से 30% की मात्रा में होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें दिस रेफर्स फॉर लाइम, इसका मतलब है लाइम। आई रेफर्स फॉर आयरन ऑक्साइड, इसका मतलब है आयरन ऑक्साइड। और एम रेफर्स फॉर मैग्नीशिया, एम रेफर्स फॉर मैग्नीशिया। तो जो हमारे पास एल्यूमिना कंटेंट है, इफ यू टॉक अबाउट क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग, तो सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना सिलिका लाइम में जब सिलिका ही 50-60% पे जा रहा है तो सब कुछ हमारे पास एकदम सही प्रोपोर्शन में हो नहीं सकता। वहीं पर बात करते हैं 35 से 75% सिलिका एंड 10 to 20% एल्यूमिना, सोचा जा सकता है आंसर के तौर पर, अभी नहीं, लेकिन हाँ सिलिका की मात्रा कम रह नहीं सकती। तो इन सब में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या बन जाएगा? सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। तो वहीं पर हमारे पास जो है, अगर हम बात करें आयरन ऑक्साइड यूजुअली रेंज बिटवीन कहा जा सकता है 5 से 7% में जा सकता है। वहीं पर लाइम जो है वो हमारे पास 5 से 6%, मतलब मैक्सिमम 10% तक भी जा सकता है। मैग्नीशिया जो है वो हमारे पास 1 से 2% की मात्रा तक इमेजिन किया जा सकता है। तो दिस इज हाउ बेसिकली वी कैन हैव द कंप्लीट प्रोपोर्शन क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ द अर्थ। आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है वो हमारे पास सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला बात देखते हैं, हमारा क्वेश्चन जो है अगला, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज। तो देखो फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात चल रही, तो पहले तो समझना चाहिए कि ब्रिक को उनके अपीयरेंस के बेसिस पे, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे टोटल 4 कैटेगरी में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है ब्रिक्स को? टोटल 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कहलाती है फर्स्ट क्लास ब्रिक, एक कहलाती है फर्स्ट क्लास, एक कहलाती है सेकंड क्लास ब्रिक, एक कहलाती है थर्ड क्लास ब्रिक, और एक कहलाती है फोर्थ क्लास ब्रिक। नाम से समझ में आ रहा है, फर्स्ट क्लास मतलब सबसे सुपीरियर क्वालिटी की होगी और ऐसे क्वालिटी गिरती चली जाएगी। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है वो बहुत ही हमारे पास क्रिस्टल, मतलब जो है वो समझ लीजिए कि एकदम बिल्कुल पत्थर की तरह, एकदम बिल्कुल शार्प, और बिल्कुल हमारे पास जो है वो बिल्कुल परफेक्ट कलर होता है, शेप होता है, एजेस होती है, शार्प होता है, कोई क्रैक वगैरह साइन नहीं होते। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। देखने में बिल्कुल क्लियर होती है, क्लिस्टर क्लियर होती है, कहीं कहीं हमारे पास कोई दाग नहीं होता, ना हमारे पास कोई क्रैक होता है, कुछ भी नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा बात को कि फर्स्ट क्लास ब्रिक बेस्ट होती है। लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये कि इनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इनका, वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20% बाय देयर ड्राई वेट। इनका जो ड्राई वेट होता है उससे 20% ज्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या नहीं होना चाहिए? एंड स्ट्रेंथ जो है इनकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट क्लास ब्रिक की कहानी है। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड क्लास ब्रिक, तो सेकंड क्लास ब्रिक में थोड़ा सा फाइन क्रैक देखने को मिलते हैं, एजेस यहां पर अभी भी शार्प होती है, कंप्लीटली हमारे पास जो है वो परफेक्ट एजेस होती है, हमारे पास कलर अच्छा होता है। बस अंतर इतना सा है, थोड़ा सा क्वालिटी वाइज जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता लेकिन अंदर से होता है, वो हमारे पास वाटर एब्जॉर्प्शन इनका यूजुअली 22% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा मिलता ही है यूजुअली। और इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दैट शुड नॉट बी लेस देन 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए इनकी स्ट्रेंथ, तभी इनको सेकंड क्लास कहा जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड क्लास ब्रिक्स, ये ब्रिक थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, मतलब ढंग से पक नहीं पाती है, तो इतनी मजबूत नहीं हो पाती, इतना अच्छा क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो पाता। तो इन ब्रिक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? थोड़ी सॉफ्ट रहती है, लाइटर इन कलर होती है, लोड ज्यादा ले नहीं सकती, हमारे ज्यादा अच्छे कामों में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, जहां पर लोड अच्छा नहीं आ रहा वहीं पर काम में लिया जा सकता है। इनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25%
एंड स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं पर इफ यू टॉक अबाउट दी फोर्थ क्लास ब्रिक, तो फोर्थ क्लास ब्रिक के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो हमारा 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे क्वालिटी में मैं नीचे आते चले जा रहा हूं, खराब क्वालिटी होते चली जा रही है, वहीं पर वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ते भी चले जा रहा है, स्ट्रेंथ जो है वो कम होते चले जा रही है। तो बात ध्यान रखिएगा, हमारा जो ब्रिक है, इस ब्रिक में जो फोर्थ क्लास ब्रिक है बहुत ज्यादा ब्रिटल नेचर की रहती है, ज्यादा पक चुकी होती है, जल चुकी होती है। आप ये मान लीजिए अंदर इतने ज्यादा वॉइड्स हो चुके होते हैं, जब भी कोई चीज जलती है तो पूरी तरीके से हमारे पास अंदर से खत्म हो जाती है। सेम यही ब्रिक के साथ है। तो जब खत्म हो जाती है तो यहां पर इनकी स्ट्रेंथ जो है वो 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक पूछा गया है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास आंसर, 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड। तो जब ब्रिक की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज, ये ब्रिक का जो शेप होता है, दिस इज द शेप ऑफ द ब्रिक। तो यहां पर एक इंडेंटेशन रखा जाता है। ठीक है, यहां पर हमारा जो है वो नाम रखा जाता है। नाम रखा जाता है, किस चीज का नाम रखा जाता है, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसका नाम। ठीक है, मैन्युफैक्चरर का ट्रेडमार्क का नाम रखा जाता है। और ये इसलिए भी देते हैं क्योंकि अगर कल को इसके ऊपर कोई ईंट लगाएंगे तो ईंट और ईंट के बीच में जो हमारे पास बॉन्ड बनना चाहिए वो बॉन्ड बढ़िया तरीके से सेट हो सके, मतलब बॉन्ड बन सके और एक की तरह एक करे। ये एक की तरह एक करे कि भाई मोटार अंदर ही भरा हुआ है, बाहर ही भरा हुआ है, तो एक लेटरल स्टेबिलिटी मिले। उसके पर्पस के लिए हमारे पास यहां पर जो इंडेंटेशन दिया जाता है इसी को कहा जाता है क्या, फ्रॉग। दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज फ्रॉग। तो जो फ्रॉग होता है हमारे पास, इसी को हम ब्रिक के एक फेस में देते हैं। इसी के अलावा बात ध्यान रखिएगा किस लिए होता है फ्रॉग, ये एक तो ट्रेड नेम होगा और साथ में क्या होगा, ये ट्रेड नेम के साथ साथ और क्या करेगा, ये हमारे पास की तरह काम करेगा। ठीक है, ब्रिक मैसनरी में की तरह काम करेगा। पैलेट जो होता है, ये पैलेट आपकी ब्रिक में ये नाम छपेगा कैसे, इसलिए ऊपर से एक पैलेट रखा जाता है। जब ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ऊपर से एक पैलेट रखते हैं जिसमें नाम छपा होता है पहले से ही, और ऊपर से जो है वो प्रेस कर देते हैं तो वही नाम छपा हुआ ब्रिक के अंदर आ जाता है। तो फॉर मेकिंग इंडेंटेशन ये पैलेट होता है, ऊपर से लगता है। जब हम ईंट को किसी सांचे में डालते हैं, मतलब मिट्टी को किसी सांचे में डालते हैं ईंट बनाने के लिए, तो हमेशा ज्यादा मिट्टी डाली जाती है ताकि वो पूरी तरीके से पूरे में फैल जाए। जो एक्स्ट्रा बची हुई मिट्टी रहती है उसे अलग करा जाता है ऊपर से, तो उसे कहते हैं स्ट्राइक, टू रिमूव एक्स्ट्रा अर्थ, टू रिमूव एक्स्ट्रा ब्रिक अर्थ। ठीक है, ये हमारा स्ट्राइक का पर्पस है। जो हमारा ये फ्रॉग होता है, इस फ्रॉग की जो डायमेंशन है आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारी ब्रिक की जो डायमेंशन है, जो ब्रिक की डायमेंशन है आप ध्यान रखिएगा, जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है हमारे ब्रिक के वो है 90 mm बाय 90 mm बाय 190 mm। ठीक है, मतलब 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 19 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास डायमेंशन है ये है 10 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास यहां पर ये 9 सेंटीमीटर, तो ये इसके अंदर ही अंदर रहता है। तो हमारे पास ये रहता है 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का जो हमारा फ्रॉग का डायमेंशन होता है। गहराई रहेगी 1 सेंटीमीटर, आपके पास 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। इसी के अंदर आपका नाम भी आ जाएगा और पर्पस आपका फुलफिल हो जाएगा कि भाई किसी भी दो ब्रिक के बीच में की तरह काम करेगा, जॉइंट की इन जॉइंट, की इन जॉइंट की तरह काम करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एज व्हाट। तो ये क्वेश्चन कई सारे बच्चों को जो है वो कंफ्यूज भी करता है कि भाई जब भी हम ईंट बनाने के लिए बहुत सारी चीजों को मिलाएंगे, मतलब क्ले के साथ में पानी और भी चीजों को मिलाएंगे तो उसे क्या कहा जाता है। तो पहले समझते हैं कि मोल्डिंग का मतलब क्या होता है। मोल्डिंग का मतलब होता है जब आप ब्रिक अर्थ को एक शेप देना चाहते हो। ठीक है, तो ब्रिक अर्थ को एक शेप देना चाहते हो, ठीक है, प्रोवाइडिंग
या फिर प्रोसेस ऑफ imparting a shape, process of imparting a shape to the brick earth। तो ब्रिक अर्थ को वो शेप देना जो ईंट का हमारे पास है, उस प्रोसेस को कहा जाता है मोल्डिंग। जब भी हम किसी चीज को पानी में मिलाते हैं, जरा ध्यान समझिएगा, अगर हमने क्ले के साथ में वाटर को मिलाया और फिर हमने इसकी मिक्सिंग करी, इसे कहा जाता है, दो चीजों को आपस में मिलाना, दो चीजों को आपस में मिलाना जिसमें से एक पानी और एक हमारे पास जो है वो सॉलिड मटेरियल है, इसे कहा जाता है ब्लेंडिंग। क्या कहा जाता है इसे? ब्लेंडिंग। और ये ब्लेंडिंग जो है, ये जो प्रोसेस होती है, ब्लेंडिंग जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बेसिकली कहा जाता है क्या? नीडिंग। कैसे करेंगे ब्लेंडिंग? ब्लेंडिंग करेंगे कैसे? तो अगर पैरों से किया, बाय लेग्स, अगर पैरों से किया तो उसे कहा जाएगा नीडिंग। और वहीं पर अगर मान लो हमने इसे पग मिल में किया, डिवाइस का नाम है पग मिल, अगर पग मिल में किया तो इसे कहा जाता है पगिंग, और अगर हमने इसी के अंदर क्या कर दिया, अगर हमने इसी के अंदर प्रॉपर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इंपार्ट कराने की कोशिश करी, तो उसे कहा जाता है टेम्परिंग। जो हमारे पास कमियां थी, उन सबको कमियों को पूरा करके हमने प्रॉपर्टीज को इंप्रोवाइज कराया, उसे कहा जाता है टेम्परिंग। तो पूछा है प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक्स इज नोन एज व्हाट। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? सब चीज को मिक्स करना। तो शेप की तो बात चली नहीं रही, इंपार्टिंग ऑफ शेप की बात चली नहीं रही है, बोला नहीं गया पग मिल में करना है, कहां करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वुड बी नीडिंग। ये प्रोसेस है, चीजों को मिक्स करके उन सबके अंदर जो है वो हमारे पास उसे एक प्रॉपर आपको जो है वो पेस्ट बना देना, कहलाता है क्या? नीडिंग। द रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ब्रिक अर्थ के अंदर क्या क्या यूज होता है? अभी पढ़ा, सलीम नाम से हम जानते हैं, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया। अब इन सब का अपना अपना एक पर्पस होता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि लाइम जो है वो किसके लिए काम आता है? वो फ्यूजिंग के लिए काम आता है, फ्यूजिंग एंड फॉर्मिंग कंपाउंड्स। तो लाइम जो है वो बाकी चीजों के साथ फ्यूज होके नए कंपाउंड बनाएगा, जिसकी वजह से जो पहले मिट्टी थी, अब वही मिट्टी एक बहुत ज्यादा मजबूत ईंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो हमारे पास हमारा लाइम का काम है। सिलिका क्या करवाता है? सिलिका एक तो हमारे पास जो है वो शेप मेंटेन करवाने में हेल्प करता है, हेल्प करता है, साथ में श्रिंकेज वार्पिंग और ट्विस्टिंग को रोकता है, प्रिवेंट करता है। यह बात ध्यान रखिएगा कि भाई जब भी आपने ईंट के अंदर इसका सही प्रोपोर्शन रखा तो आपकी ईंट में श्रिंकेज नहीं होगा, मतलब बनाते वक्त वार्पिंग नहीं होगी, ट्विस्टिंग नहीं होगी। ये हमारे पास जो है वो पर्पस हो जाता है। कमिंग ऑन टू द मैंगनीज, तो मैंगनीज तो कुछ होता ही नहीं है, मैग्नीशिया होता है हमारे पास। और आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड हमारे ब्रिक अर्थ के अंदर एक तो थोड़ी हार्डनेस लाने में काम आता है, और साथ में इसी का पर्पस है कि ये लेकर आता है एक हमारे पास चेरी रेड कलर। क्या लेकर आता है ये? चेरी रेड कलर टू द ब्रिक। एक तो ये हो गया। मैंगनीज की जगह अगर मैं बात करूं मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया देता है एक येलो टिंट। क्या देता है? एक येलो टिंट देता है।
इसकी मात्रा भी ज्यादा हो जाती है तो ब्रिक हमारे पास जो है वो डिके होना चालू कर जाती है, अपनी ड्यूरेबिलिटी खत्म होना चालू हो जाती है। ये मैग्नीशिया की वजह से होता है। तो ये बेसिक सी बातें जो है वो ध्यान रखिएगा। आंसर पूछा है जो चेरी रेड कलर होता है वो ब्रिक में कहां से आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड वुड बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स। तो ब्रिक बनाने के लिए हमारे पास गुड इनमें से कौन सा होना चाहिए। तो देखो अगर बात करते हैं गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रपोर्शन सही होना चाहिए, प्रपोर्शन शुड बी बेस्ट, प्रपोर्शन शुड बी बेस्ट, पहली बात तो ये, प्लस उसके अंदर इंप्यूरिटीज नहीं होना चाहिए, इंप्यूरिटीज नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज हमारे पास वो अपनी बेस्ट इन कंडीशन में होना चाहिए। जो भी आप मिट्टी से बनाओगे प्रपोर्शन शुड बी बेस्ट, कि भाई कौन कौन सी चीज कितने कितने मात्रा में होनी चाहिए, इंप्यूरिटीज नहीं होना चाहिए, और अपनी बेस्ट इन कंडीशन में होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ सॉइल, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर प्रपोर्शन को बताता है, इम्प्रॉपर प्रपोर्शन को बताता है, ठीक है। दूसरी चीज सिल्टेड सॉइल, यहां पर भी हमारे पास सिल्टेड सॉइल है, प्लस सिल्ट ज्यादा है, और सिल्ट ज्यादा है इसका मतलब कि यहां पर आपके लिए भाई जो है वो प्रपोर्शन फिर से क्या हो गया, डिसप्रपोर्शन हो गया, डिसप्रपोर्शन हो गया। अब बात आती है वेदर्ड क्ले। तो वेदर्ड क्ले का मतलब ये होता है ऐसा क्ले जो कि आप जिसे ब्रिक अर्थ कहते हो, मतलब वेदरिंग करा दी, इसका मतलब ये कि उसमें जो इंप्यूरिटीज थी वो भी हटा दी, उसे अपनी बेस्ट कंडीशन में आपने ला दिया, और उसका प्रपोर्शन जो है वो सही सही मात्रा में एकदम बिल्कुल सही होता है, तो उसे कहा जाता है वेदर्ड क्ले। क्या कहते हैं उसे, वेदर्ड क्ले। आंसर क्या हो जाएगा, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट्स यूज। तो ब्रिक को वाटर में क्यों सोक करते हैं पहले से, ठीक है। पहले बात समझिएगा, आपने क्या किया, आपने ब्रिक अर्थ लिया, आपने ब्रिक अर्थ लिया, इसमें आपने पानी ऐड किया, आपने पहले मिट्टी ली और मिट्टी में आपने पानी ऐड किया, तो आपके पास सॉलिड मास बना, सॉलिड मास बना जो कि आपका लंप होता है। आपने इसकी ड्राइंग करा दी, जब ब्रिक को सुखाया जाता है तो ड्राइंग कराने से क्या होगा, इसके अंदर थोड़े से वॉइड्स क्रिएट होंगे। क्या होंगे इसमें, थोड़े से वॉइड्स क्रिएट होंगे, क्योंकि पानी था ना, सूख गया, मिट्टी बची थी, थोड़े से वॉइड क्रिएट होंगे। लेकिन अभी ये पूरी तरीके से मिट्टी है, और मिट्टी के बाद जब आप इसको बर्निंग कराते हैं, तो बर्निंग कराते वक्त क्या होगा, जो इंग्रेडिएंट्स थे हमारे ब्रिक अर्थ में वो सब आपस में फ्यूज होना चालू होंगे। क्या होना चालू होगा, फ्यूजन चालू होगा, फ्यूजन और ऑक्सीडेशन चालू हो जाएगा हमारे मिनरल्स का। तो ऐसे में हमें नए कंपाउंड्स मिलेंगे, और नए कंपाउंड्स में क्या मिलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन होने से क्या होता है, यहां पर आपको वॉइड्स थोड़े से और ज्यादा मिल जाते हैं। तो वॉइड ज्यादा मिल जाते हैं, इसका मतलब ये कि कोई भी ईंट है, अगर वो ईंट पानी नहीं चूस रही है तो भी खराब है, और ज्यादा चूस रही है मतलब क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा हो गया मतलब वॉइड ज्यादा हो गए हैं तो भी खराब है। एकदम सही मात्रा में पानी एब्जॉर्ब करने की उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। सवाल पूछ लिया है कि कोई भी ईंट की चिनाई करने से पहले आप ईंट को पानी में डुबो के क्यों रखते हैं, क्योंकि ईंट के अंदर वॉइड्स हैं, और जो तुम मसाला बनाओगे सीमेंट और सैंड का, सीमेंट और सैंड का जो मसाला बनाओगे, जो आप इसे ईंटों की चिनाई के बीच में पुट करोगे अच्छी बॉन्डिंग के लिए, तो उसके अंदर का मॉइस्चर ब्रिक सोख लेगा, और जब ब्रिक अगर सोख लेगा तो फिर वहां पर केमिकल रिएक्शन पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले से ईंट को पानी में डुबो कर रखते हैं और तब जाकर इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो मोर्टार जो मसाला यूज किया है उसको कोई दिक्कत ना हो। पहली बात तो ये, उसका मॉइस्चर कोई लेना, और कल को जब इसका मॉइस्चर जाएगा तो ब्रिक के पास का जो मॉइस्चर है वो हमारे पास अवेलेबल हो सके, क्योंकि ब्रिक के अंदर मॉइस्चर चाहिए नहीं, वो मॉइस्चर तो अपने आप कल को उड़ जाएगा। हमारे पास बस हमारा मोर्टार का मॉइस्चर बचा रहना चाहिए, फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम दी मोर्टार्स बाय ब्रिक। तो फॉर रिड्यूसिंग एयर वॉइड कोई मतलब नहीं, फालतू की बकवास है। फॉर रिड्यूसिंग एफ्लोरेसेंस कोई मतलब नहीं, फालतू की बकवास है। फॉर क्लीनिंग कोई मतलब नहीं, दीज आर ऑल फॉर दी नॉन
मीनिंगफुल ऑप्शन जो कि यहाँ पर पुटअप है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रॉग देते क्यों हैं, क्योंकि हमें जब भी हम ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर चिनाई करेंगे, अगर ऐसे ही ईंट के ऊपर ईंट रख देंगे और एक मुक्का मारेंगे सारी ईंट गिर जाएगी, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो हमें उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी चाहिए। और अगर दो ईंटें एकदम प्लेन रहेगी तो अंदर जो बीच में जो हम लेयर डालेंगे हमारे मोर्टार की, जो सीमेंट और सैंड का मसाला रहेगा, तो वो तो आसानी से दो ईंटें हैं छोड़ देगा जॉइंट। बीच में अगर फ्रॉग बना दिया तो वो की तरह काम करता है कि लेटरल स्टेबिलिटी बनी रहे। तो प्रिंट मैन्युफैक्चरर्स नेम, ये तो सिर्फ हमारे लिए एक प्रोविजन है कि भाई अगर जगह करिए तो मैन्युफैक्चरर का नाम भी आ जाए, पता चल जाए कहां से आई ईंट, ये कल को पता रहेगा ना कि भाई ईंट गिरी तो ये कहां की ईंट थी। फॉर्म कीड जॉइंट बिटवीन द ब्रिक एंड मोर्टार, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंप्रूव थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन इससे नहीं होता। थर्मल इंसुलेशन तब हो पाएगा जब आप प्रॉपरली एरेटेड ब्रिक्स का इस्तेमाल करोगे, अंदर जब आप खाली वॉइड स्पेस रखोगे। रिड्यूस द वेट ऑफ द ब्रिक, वेट ऑफ द ब्रिक सिर्फ इससे रिड्यूस नहीं हो पाएगी कि आपने खाली एक कीट जॉइंट दे दिया, आपको जो है वो सेल्यूलर ब्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो रिड्यूस द वेट ऑफ द ब्रिक ये कैसे हो सकता है, बाय सेल्यूलर ब्रिक्स। सेल्यूलर ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, जब ब्रिक अंदर से खोखली बनाई जाती है तब। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ। अब देखो एल्यूमिना को आप रिलेट करो, हमेशा रिलेट किससे करना है, एल्यूमिना को क्ले से रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है, क्ले, जो हम और आप जानते हैं। आपने क्ले के साथ सुना होगा, जब क्ले में पानी मिलता है, जब क्ले में पानी मिलाते हैं तो ये बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है। लेकिन जब क्ले में से यही पानी उड़ जाता है, यही पानी जब उड़ जाता है तो क्ले बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के साथ साथ क्रैक करना चालू करता है, पूरी तरीके से बिखर जाता है, क्रैक करना चालू करता है। यही हमारे एल्यूमिना की प्रॉपर्टी भी है कि एल्यूमिना जब हमारे ब्रिक में थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट अगर रहा तो उससे बेनिफिट ये मिलता है कि इसका एक नेचर है, तुमने इसको जो शेप देना चाहा वो शेप दिया जा सकता है। मतलब इसकी प्रॉपर्टी है एल्यूमिना की, और वो है प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी, जो शेप देना चाहो दे सकते हो। पता चला कि कल को आपने ब्रिक बनाना चाहा और ब्रिक बनाते टाइम आपने अगर सही प्रपोर्शन नहीं रखा एल्यूमिना का, तो आप ब्रिक को जो शेप देना चाहोगे वो शेप अटेन ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे बात को आप, तो ये प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कहलाती है। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू रिमेन इन दैट शेप, हमारे पास दैट इज रेफर्ड एज प्लास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू रीगेन इट्स शेप व्हेन डिफॉर्मेशन इज बीइंग मेड, तो वो कहलाता है इलास्टिसिटी। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में एक तो ये आ गया कि भाई प्लास्टिसिटी है। दूसरा, क्ले के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर हमारे पास यही एल्यूमिना का कंटेंट ज्यादा हो गया, कल कम हुआ तो प्रॉपर प्लास्टिसिटी नहीं आ पाएगी, और अगर ज्यादा हो गया क्ले का परसेंटेज, तो फिर कल को जब ब्रिक ड्राई होगी, सूखेगी, तो इसमें से सारा मॉइस्चर चला जाएगा, ब्रिक के श्रिंक करने के चांसेस होंगे, क्रैक करने के चांसेस होंगे, ट्विस्टिंग वार्पिंग होने के चांसेस हैं। तो शेप में हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा हमारा डिफॉर्मेशन आना चालू हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ। तो रिड्यूस वार्पिंग व्हेन हीटेड, रिड्यूस वार्पिंग व्हेन हीटेड, तो ये हमारे पास तो बिना हीट करे भी वार्पिंग होने के चांसेस बन सकते हैं। टू मैन्युफैक्चर इम्परमिएबिलिटी, टू मैन्युफैक्चर, ये बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं निकलता है सेंटेंस का। रिड्यूस वार्पिंग व्हेन हीटेड, तो वार्पिंग व्हेन हीटेड ये तो एल्यूमिना के ज्यादा होने की वजह से होता ही होता है। यहां पूछा है एल्यूमिना की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो एल्यूमिना का हमारा जो है वो डिसएडवांटेज है ज्यादा होने से। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, ये वाला काम एल्यूमिना नहीं कराता, ये कौन कराता है, सिलिका करवाता है। कौन कराता है, सिलिका। मेंटेन प्लास्टिसिटी, ये बात सही है, टू मेंटेन दी प्लास्टिसिटी हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिड्यूस वार्पिंग व्हेन हीटेड, तो ये वाला काम जो है वो बी और डी वाला जो ऑप्शन है वो कौन कराता है, वो हमारा सिलिका करवाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अ गुड ब्रिक व्हेन इमर्स्ड इन वाटर बाथ फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन, अभी पढ़ा था। गुड क्वालिटी ब्रिक मतलब क्लास 1, मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक, और फर्स्ट क्लास ब्रिक में
नॉर्मली 12 से 15% तक का जो हमारा मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन है वो होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए ना उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हाँ मैक्सिमम परमिसिबल है। व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन, तो 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था हमारे ब्रिक के ड्राई वेट के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। सैचुरेटेड वेट नहीं आएगा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आई होप यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द साउंडनेस ऑफ ब्रिक। तो देखो ये एक पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि जब साउंडनेस ऑफ ब्रिक की बात चल रही है तो पहले बात कर लेते हैं टेस्ट ऑफ ब्रिक के ऊपर। टेस्ट ऑफ ब्रिक के ऊपर एक टेस्ट होता है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर टेस्ट, एक टेस्ट कहलाता है स्ट्रक्चर टेस्ट, जो कि इसकी होमोजेनिटी के लिए होता है। होमोजेनिटी टेस्टिंग के अंदर से पूरा होमोजेनियस है या नहीं, इंप्यूरिटीज तो नहीं है अंदर, ये सब चीजें स्ट्रक्चर टेस्ट में की जाती है। एक टेस्ट होता है इसका रेफर्ड एज टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट को कैसे करते हैं, 1 मीटर ब्रिक फॉल, मतलब 1 मीटर की हाइट से ब्रिक को गिराया जाता है, हार्ड सरफेस पे गिराकर देखते हैं कि भाई टफ है या नहीं ब्रिक, जैसे ही गिरी टूट गई तो खत्म, और अगर नहीं टूटी तो ब्रिक के अंदर टफनेस अच्छी है, ये हमारा टफनेस टेस्ट होता है। एक होता है हार्डनेस टेस्ट, और जो हार्डनेस टेस्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं, स्क्रैच बाय फिंगर नेल। फिंगर नेल कैसे करेंगे, ईंट की आपने एक ईंट उठाई और उस पर आपने नाखून से स्क्रैच करने का ट्राई किया, अगर आपकी नाखून से ब्रिक पर स्क्रैच हो जाता है तो मतलब ब्रिक खराब है, और अगर ब्रिक पर स्क्रैच करने पर आपका नाखून उखड़ जाता है मतलब ब्रिक अच्छी है। कहने का मतलब है नाखून उखड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ स्क्रैच नहीं होगा, तो वो हार्डनेस टेस्ट कहलाता है। एक टेस्ट हमारे पास कहलाता है रेफर्ड एज एफ्लोरेसेंस टेस्ट। एफ्लोरेसेंस टेस्ट बताता है प्रेजेंस ऑफ एल्कली। क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ एल्कली। एल्कली का मतलब होता है सॉल्ट। क्या ब्रिक अर्थ में सॉल्ट तो नहीं था, जो मिट्टी से हमने ईंट बनाई, क्या उसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट तो नहीं था, तो प्रेजेंस ऑफ अल्कली को बताता है एफ्लोरेसेंस टेस्ट। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं हमारे पास, रेफर्ड एज फिफ्थ वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या बताता है कि ब्रिक ने कितना वाटर एब्जॉर्प्शन किया है या नहीं किया है। तो ये क्या बताएगा, ये आपके बर्निंग के क्रिस्टलाइजेशन को बताएगा। इंडिकेट्स क्रिस्टलाइजेशन ड्यूरिंग बर्निंग को बताएगा। वहीं पर इसके अलावा और जो टेस्ट है हमारे पास दैट आर बीइंग रेफर्ड एज, और कह सकते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट कह सकते हैं। तो स्ट्रेंथ टेस्ट बताते हैं कि भाई इनकी कितनी क्रशिंग स्ट्रेंथ है अगेंस्ट दी ग्रेजुअल लोड। ग्रेजुअल लोड के अगेंस्ट कितनी इनकी स्ट्रेंथ है, ये बताता है हमारी ब्रिक का स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये कई सारे टेस्ट है जो आपको समझ में आने चाहिए कि भाई किस लिए परफॉर्म करे जाते हैं ब्रिक के अंदर। अब उसी पुराने क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, एक तो रही क्या जो यहां पर लिखा हुआ है, तो रही क्या है, 7th वन हमारे पास साउंडनेस टेस्ट, जो कि यहां पर जनरली हार्डनेस के बाद परफॉर्म किया जाता है, लेकिन यहां पर इसे मेंशन कर लेते हैं। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट जो है ये बताता है कि आपके ब्रिक का जो स्ट्रक्चर है वो कितना बेहतर है अंदर से। ठीक है, मतलब ब्रिक के अंदर आपके पास जो है वो कितना ज्यादा अंदर बेहतर क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, जो कि हम यहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में चेक कर रहे हैं कि आपका ब्रिक अंदर से कितना होलो या कितना सॉलिड है। तो साउंडनेस टेस्ट इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ ब्रिक। तो दो ईंटों को एक के साथ एक टकराकर देखा जाता है, अगर दो ईंटें एक साथ टकराने पर एकदम बिल्कुल
डल साउंड क्रिएट करती है, ठप सा आवाज आता है तो फिर वो ब्रिक खराब है, और एक छन्न से आवाज आती है ब्रिक को टकराने पर तो फिर वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक कही जाती है। तो ये अलग अलग टेस्ट होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। अगली बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द साउंडनेस ऑफ द ब्रिक। तो क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, दो ईंटों को आपस में टकरा कर देखते हैं। इमर्सिंग द ब्रिक अंडर वाटर, कोई मतलब नहीं। इमर्सन द ब्रिक अंडर वाटर फॉर 24 आवर्स, कोई मतलब नहीं। टेकिंग टू ब्रिक्स, hitting one against the other and observing whether they break or not and type of sound produced while hitting, तो यही हमारा साउंडनेस टेस्ट होता है। स्क्रेचिंग द ब्रिक बाय फिंगरनेल एंड नोटिंग वेदर एनी इंप्रेशन इज मेड और नॉट, तो ये कौन सा हो गया, हार्डनेस टेस्ट हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ब्रिक को इमर्स करा, इमर्सिंग द ब्रिक अंडर वाटर फॉर 24 आवर्स एंड डिटरमाइनिंग इट्स एक्सपांशन यूजिंग ली चैटलियर्स एपरेटस, तो ऐसा कुछ बेसिकली हम करते ही नहीं है, ठीक है। इमर्सिंग द ब्रिक अंडर वाटर फॉर 16 आवर्स एंड डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्रिक, तो जनरली ये 16 आवर्स नहीं होता, दिस इज यूजुअली 24 आवर्स, और यही टेस्ट हमारे पास कहलाता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन में ब्रिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कि भाई ईंट किन किन से बनती है, और लिस्ट टू में है कॉरस्पॉन्डिंग इन्फ्लुएंस, जो चीज से ईंट बनाई है उसका ब्रिक के अंदर क्या इन्फ्लुएंस है, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो एल्यूमिना काम क्या है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना, जो शेप देना चाहते हैं वो शेप उसमें आ सके। प्लास्टिसिटी, रिकवरी फॉर मोल्डिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, ए का 2 हो जाएगा, तो पहले ही दिखाई दे रहा है कि बी और डी तो गलत है। अब अगला देख लेते हैं, सिलिका, मैग्नीशिया, लाइमस्टोन। तो मैग्नीशिया अभी बताया था येलो टिंट देता है, क्या देता है, येलो टिंट देता है, तो इन सब में से कहीं पर भी कलर की बात तो नहीं आ रही, तो सी के लिए 1 हो जाएगा, और सी के लिए 1 हो जाएगा, तो ए में C1 नहीं है और सी में C1 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ दो चीजों के बारे में पता हो तो भी आंसर सही लगाया जा सकता है। आंसर आ रहा है 2 4 1 3। अब हम हमारे आंसर को चेक कर लेते हैं। हमने कहा ए के लिए हमने कहा 2, बी के लिए भी हमने कहा ही नहीं, लेकिन बी के बारे में हम क्या जानते हैं, सिलिका जो है वो एक तो स्ट्रेंथ देने का काम करता है, साथ में साथ ब्रिक की जो शेप एक बार उसने अटेन कर ली है उसको रीचेंज होने से रोकता है, मतलब वार्पिंग, श्रिंकेज, ट्विस्टिंग, ये सब रोकता है। सो प्रिजर्व्स द फॉर्म ऑफ ब्रिक एट हाई टेम्परेचर एंड प्रिवेंट श्रिंकेज, ये काम है सिलिका का, तो बी के लिए 4 हो जाएगा। ये बात सही है कि ए के लिए 2 है, बी के लिए 4 है, सी के लिए 1 सोच चुके हैं ऑलरेडी, और डी के लिए लाइमस्टोन होता है, तो लाइमस्टोन होने की वजह से या लाइम की वजह से हमारे पास अलग अलग इंग्रेडिएंट आपस में फ्यूज हो पाते हैं और नए कंपाउंड बनते हैं जिससे स्ट्रेंथ मिल पाती है। सो रिएक्ट्स विद सिलिका ड्यूरिंग बर्निंग एंड कॉजेस पार्टिकल टू यूनाइट टुगेदर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, तो बिल्कुल सही बात है, डी का आंसर 3 होना ही चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। सी जो है वो करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं, यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहां पर हमारे पास प्रॉपर्टीज है। हम यहां पर ब्रिक की टेस्ट ऑफ ब्रिक पर बात कर रहे हैं, और यहां पर हमारे पास पूछा गया है प्रोसीजर। प्रोसीजर ऑफ टेस्ट, तो चलिए ठीक है देखते हैं। अभी हम लोग पढ़ा है एब्जॉर्प्शन, हम टेस्टिंग कर रहे हैं वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो कैसे करेंगे, हमने चेक करना है कि ब्रिक को पानी में इमर्स कराया 24 घंटे के लिए,
और निकाल कर चेक करेंगे पहले कितना ड्राई वेट था और अब उसमें कितना वेट में डिफरेंस आ जा रहा है. सो डिफरेंस इन वेट बिटवीन द ब्रिक इमर्ज इन वाटर फॉर 16 आवर्स एंड द ड्राई वेट. तो ठीक है 16 आवर्स यहां पर लिखा हुआ है, इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी 16 आवर्स, वरना 24 आवर्स इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी दी करेक्ट टाइम फॉर दी टेस्टिंग. तो ध्यान रखिएगा ए के लिए 4 तो सही है. अगर ए के लिए 4 सही है तो पहला और लास्ट वाला ऑप्शन तो गलत हो जाता है. हार्डनेस की बात चेक करना है तो स्क्रैच करके देखेंगे. A scratch is easily made on brick surface with the help of a fingernail. तो B के लिए 3 सही है. तो B के लिए 3 हमारे पास दोनों में आ रहा है. ठीक है. साउंडनेस टेस्ट, 2 bricks are taken and they can be struck with each other without breaking. अगर एकदम हम दोनों को स्ट्रक कराते हैं और ये टूटती नहीं है और कुछ साउंड प्रोड्यूस करती, तो वो साउंडनेस से पता चलता है कि भाई हमारे पास कैसी ब्रिक की क्वालिटी होगी. तो सी के लिए 2 वुड बी द करेक्ट आंसर. तो सी के लिए 2. ओ ओ ओ ओ दोनों ऑप्शन सेम हो गए. एक को कर देते हैं 1. लेट अस मेक इट इज दिस वे. तो अब हो जाएगा हमारे पास सी के लिए हो जाएगा 2. तो ये रहा सी के लिए 2 और फिर बचा स्ट्रक्चर टेस्ट. तो क्या करते हैं, ब्रिक इज टू बी ब्रोकन फॉर द टेस्ट. बीच में तोड़ेंगे, अंदर से देखेंगे कैसी ब्रिक है. तो हमारे पास डी वाले के लिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ध्यान रखिएगा 4 3 2 1. तो ये हमारा सही आंसर होना चाहिए. यहां पर 4 3 2 1. ठीक है, आंसर तो ठीक है 4 3 2 1 यहां पर दे रखा है. ऑर्डर यही ध्यान रखना है, ऑर्डर यही है. हाँ, वहां पर हम लोगों ने चेंजेस उल्टा किया है, तो उसको मैं एक काम करता हूं, यहां पर भी चेंजेस को उल्टा ही कर लेता हूं, ताकि आप कल को जब दोबारा रिवाइज करने बैठो तो आपको वो रिवीजन करते वक्त डाउट नहीं आना चाहिए. बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन एज रिगार्ड रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ. एक अच्छी ईंट बनाने के लिए आपको जो है वो जो मटेरियल चाहिए, जो ब्रिक अर्थ चाहिए, जो क्ले चाहिए, जो मिट्टी चाहिए, वो अच्छी हो, इसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो किस तरह से अच्छी मानी जाएगी. सो इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम लम्प्स ऑफ लाइम. सही बात है. अगर लाइम के लंप हुए तो क्या होगा, अगर लाइम के लंप हुए तो क्या होगा, एक्सेस लाइम क्या करवाता है, एक्सेस लाइम कराता है मेल्टिंग ऑफ ब्रिक्स. क्या कराता है, मेल्टिंग ऑफ ब्रिक्स. तो बात ध्यान रखिएगा, लाइम के एक्सेस ऑफ लंप हमारे पास, ये लंप होने ही नहीं चाहिए. तो ये तो हमारे पास सही है, तो ऑड वन आउट तो नहीं माना जाएगा. इट शुड नॉट बी मिक्स विथ सॉल्टी वाटर. सही बात है. अगर सॉल्टी वाटर हुआ, सॉल्टी वाटर हुआ तो ये कराएगा कॉजेस क्या, एफ्लोरेसेंस. बात ध्यान रखिएगा. इट मस्ट बी नॉन होमोजीनियस. तो ये तो गलत हो जाएगा यार. नॉन होमोजीनियस अगर रहा, नॉन होमोजीनियस अगर रहा तो इट विल कॉज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन. मतलब कहीं पर लोड ज्यादा आएगा, कहीं पर कम आएगा, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली नहीं होगा और ब्रिक के तुरंत ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो नॉन होमोजीनियस अगर रहा तो ये खेल खत्म हो जाएगा. तो ये तो ऑड वन आउट में आ गया. इट शुड नॉट कंटेन वॉट. तो नॉट कंटेन वॉट तो क्या यहां लिख लेते हैं, ब्रिक अर्थ में क्या नहीं होना चाहिए, नॉट कंटेन, नॉट कंटेन लिख लेते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव और ऑर्गेनिक मैटर. ये नहीं होना चाहिए. अगर ये रहा, अगर ब्रिक अर्थ में ये रहा, अगर ये रहा तो ये सब हमारी ब्रिक को पोरस बना देगा. क्या बना देगा, पोरस बना देगा. क्यों, क्योंकि कल को ये सड़ जाएगा तो सड़ के अंदर से नष्ट हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ब्रिक तो अंदर से खोखली बन जाएगी ना, तो ये पोरस बना देता है. तो ये भी सही है कि इट शुड नॉट कंटेन दिस, बात सही है. इट शुड नॉट बी मिक्स विद सॉल्टी वाटर, बात सही है. इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम लंप ऑफ लाइम, ये बात भी सही है.
इट मस्ट बी नॉन होमोजीनियस, ये गलत है, तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू बी दी ऑड वन आउट। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। एफ्लोरेसेंस ऑफ द ब्रिक इज ड्यू टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा एफ्लोरेसेंस क्यों होता है, हाई सिल्ट कंटेंट इन द ब्रिक, हाई पोरोसिटी ऑफ ब्रिक नहीं, सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट इन द पेरेंट क्ले, बिल्कुल सही बात है। अगर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हुई तो वही चीज कल को पानी के साथ रिएक्ट करके घुलना चालू कर देगी, ब्रिक में तो बाहर आना चालू कर देगी, ब्रिक में सफेद सफेद दाग पड़ जाएंगे। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी जब लेक्चर पढ़ाया तो वहां पर डिस्कशन किया इन सब चीजों का। आंसर क्या हो जाएगा, एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट इन दी पेरेंट क्ले। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। एक्सेसिव बर्निंग की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ ब्रिक्स कॉजेज क्या, मेल्टिंग ऑफ ब्रिक्स। मेल्टिंग ऑफ ब्रिक्स मतलब क्या भाई, ब्रिक्स जो है वो पूरी तरीके से अपना शेप चेंज कर लेती है, ब्रिटलनेस आ जाती है, क्या आ जाती है, ब्रिटलनेस आ जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एज पर दी आईएस क्लासिफिकेशन द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी, एक और बात ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ हम ब्रिक्स को टोटल मिलाकर, ब्रिक्स आर क्लासिफाइड इन 11 कैटेगरीज, ब्रिक्स को टोटल मिलाकर 11 कैटेगरीज में बांटा जाता है। ब्रिक्स आर क्लासिफाइड इन 11 कैटेगरीज फ्रॉम 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर टू 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतनी सारी हमारे पास जो है वो ब्रिक्स की क्लासिफाई किया जाता है। तो यूजुअली हमारे पास जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उनकी स्ट्रेंथ 10.5 या 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, विच कैन बी रिलेटेड टू 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्टली। तो बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास जो है जनरली एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अगर एकदम सही तरीके से सब चीजों को पढ़ा हुआ है, हर एक चीज के आपको प्रॉपर रीजंस पता है, तो ये सारे क्वेश्चन चाहे वो आसानी क्यों ना हो, अगर नहीं चीजें पता है तो डिफिकल्ट भी लगेंगे और शायद हवा इनमें से ऊपर उड़ती भी चली जाएगी। लेकिन हाँ, अगर सही मायने में सही तरीके से अगर सारी सब कुछ चीजें पढ़ी हो तो हाँ, हर चीज आपको जो है वो कंसेप्चुअली और सही मायने में समझ में आएगा कि क्यों 4 ऑप्शन में से 3 आंसर नहीं है, उसका क्यों एक ही यही सही आंसर है। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जज कर पाना कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और इसके ये बाकी 3 ऑप्शन आंसर क्यों नहीं हो सकते। तुम अगर ये ढूंढने गए कि इसका क्या आंसर हो सकता है तो देयर आर चांसेस कि आप गलत करोगे, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये जस्टिफाई कर पाए कि यार ये क्वेश्चन है और इसके ये 3 आंसर तो हो नहीं सकते क्योंकि ये 3 आंसर किसी और चीज के लिए। मैं क्यों आप लोगों से हर क्वेश्चन में इतना ज्यादा डिस्कशन किया है, इतना ज्यादा डिस्कशन किया है, क्यों डिस्कशन किया है, क्योंकि हर एक ऑप्शन से पता चलता है कि भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लास्ट में अपने आप बता पाते हैं। हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लास्ट में अपने आप इसलिए बता पाते हैं क्योंकि हमें हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में पता है कि ये ऑप्शन के लिए ये इसका क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन बनती है, तो इस क्वेश्चन के लिए तो यही आंसर बनेगा। इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई व्हाई 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग एंड 1 ऑप्शन इज करेक्ट, तो आप जो है वो श्योर शॉट सही होंगे उस क्वेश्चन के लिए। एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बिल्ड अप योर मार्क्स, इट्स गोइंग टू मेक you fall in the topmost ranks या very much beyond या very much above the cutoff। तो ये हमारा आज का कंप्लीट सेशन रहा। आई होप आप लोगों को काफी कुछ जानने को मिला होगा। कई सारी चीजें तो मैंने लेक्चर में पढ़ाई भी है, लेकिन यहां से भी आपको काफी कुछ जो है वो सीखने को मिला भी होगा। चलिए अब आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि जो हमारा एमपीपीएससी प्रिंसिपल ग्रेड 1, ग्रेड 2 और असिस्टेंट डायरेक्टर की एग्जाम के लिए जो हमारे पास अभी 9 सितंबर को जो एक महासंग्राम होने वाला है कई सारे स्टूडेंट्स के बीच में, आपको वहां पर सबसे अव्वल रहने के लिए ऐसी ही हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज बनाई है जिसमें कि आपको हम 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं
और 90 सब्जेक्टिव टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है। अब आपको बस ये सोचना है कि क्या ये 100 टेस्ट आप इस पूरे टाइम पीरियड में देकर अपने आप को उतने ही आगे ले जाना चाहते हैं, या फिर आप जो है अपनी प्रिपरेशन में कहीं अभी भी उलझे ही रहना चाहते हैं। दिस इज द लास्ट चांस। इन क्वेश्चंस को इसी तरह डिजाइन या इसी तरह हम लोगों ने फ्रेम किया है, या इसी तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस का सिलेक्शन रखा है, जहां पर सिर्फ कट टू कट जितना जितना कि एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है, बस वहीं वहीं के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने पुटअप किए गए। सो ध्यान रहिएगा, दिस इज द टेस्ट सीरीज जहां पर आपको कई सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। डायरेक्टली एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हैं। AEC प्लस एप्लीकेशन इज द place for you. Laksh batch is again going to be provided at a very discounted price from today itself. तो आप उसके लिए जो है वो बिल्कुल तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन अप टिल हियर। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।